So let us try to define trigonometry in a very fundamental manner, right? और फिर हम उसी डेफिनेशन को से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। किसी भी वर्ड की मीनिंग अगर आपको जाननी हो, किसी भी टर्म की मीनिंग अगर आपको पता करनी हो, तो आप उसके वर्ड, उसके नेम पर जाओ, और द नेम, मोस्टली द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स एंड क्लैरिफाइज अबाउट इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री वर्ड पे जाओ, है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है वो ट्राई सेलेबल वर्ड है। ट्राई सेलेबल वर्ड है, इसमें 3 सेलेबल है। एक है ट्राई, एक है गोनो, एक है मेट्री या ट्राइगोनोमेट्रिक। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में 3 जो सेलेबल है, ट्राई मीन्स होता है 3, आपको पता ही है। गोनो मीन्स होता है एंगल, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ट्राइगोनो मतलब होता है ट्राइगॉन, मतलब ट्राइंगल। मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद study and measurement of angles and sides of the triangle is called trigonometry. I hope you got it. Yes, sir. तो कोई अगर आपसे बोले कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो बिल्कुल क्लैरिटी से आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स एंगल या साइड्स, दोनों के लिए यूज होता है, एंड मेजरमेंट्स। तो a branch of mathematics which deals with the study of various properties related to triangles and landforms and regions which are broken into triangles, and therefore area of triangle, side length of triangle, angle and sides के बीच का relation, perimeter of triangle, etc etc। तो ये बातें आपको पता है, ठीक है। ये जो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनको हम कंपोनेंट ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा एक ट्राइंगल मेजर, ऐसे ट्राइंगल एक फॉर्म करूं, मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो अब मैं जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये इनवेरिएबली पूरी ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी में ये स्टैंडर्ड नोटेशन होगा। ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एंड देयर angles, interior angles are respectively denoted by angle A and angle B, angle C। तो कैपिटल लेटर अगर मैं कहीं यूज करूंगा, तो अगर मैं एंगल का सिंबल नहीं भी मेजर कर रहा हूँ, वहां पर डाल रहा हूँ, तो आप मान लेना कि कैपिटल लेटर्स जो है एंगल के मेजरमेंट के लिए हैं। और एंगल ए, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। बी के वर्टिकली अपोजिट जो साइड लेंथ है वो स्मॉल बी है, और ये स्मॉल सी है। मतलब when I say small letters, they are representing the length of sides of triangle this way. And if I talk of capital A, capital letters, they are representing the angles of triangle, means interior angles of triangle, ऐसा। और ये जो 6 बातें हमने बताई, कौन कौन सा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, and capital A, capital B, capital C. These are called 6 components of triangle. एंड लेटर ऑन ये पता चला कि ये जो ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, ये आपस में कनेक्टेड है ना। जैसे कि आप अगर एक साइड की लेंथ को चेंज कर दो, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो एंगल साइड्स कनेक्टेड हैं, एंगल भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि एंगल ए प्लस बी, लीनियरिटी, लीनियर पेयर या एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि गिवन एनी 2 एंगल, थर्ड एंगल इज ऑब्टेन्ड, सो ये कनेक्टेड है, ये दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, components are not independent, they are connected. So if they are connected, they must have some relation among them, and the study of those relations is called trigonometry, broad sense में। अब कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशंस क्या है लाइफ में, क्यों हम इतना पेन ले रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। तो इफ आई टॉक ऑफ एप्लीकेशंस and the mathematicians who contributed to develop this topic, so Aryabhatta was the
वन ऑफ द मोस्ट पायनियर वन, जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया, वराहमिहिर एंड सम एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियंस। बट लियोनार्ड यूलर, मैंने बीच में कभी आपको बताया भी था जब हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करी थी, कि लियोनार्ड यूलर एक मैथमेटिशियन थे जो यस सर। हाँ बेसिकली जो है वो जर्मन ओरिजिन के थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो एंशिएंट मैथमेटिकल टेक्स्ट थे, इंडियन एंड ग्रीक मैथमेटिकल टेक्स्ट, उसको कंपाइल करके ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक लिखी, और जिसको हम बोलते हैं मोस्ट फाउंडेड फंडामेंटल बुक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यूलर ने कंपाइल किया सारा नॉलेज को, इसलिए लियोनार्ड यूलर को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। बट एक्चुअली रियल सेंस में ये सारा काम आर्यभट्टा और उनके कॉन्टेम्परेरी मैथमेटिशियंस ने किया। बहुत ग्रेट वर्क किया, मतलब उसमें से बहुत सारा काम ऐसा है जो अभी भी उस पर वर्क होना बाकी है, उसको एक्सप्लोर करना बचा हुआ है। एप्लीकेशन इसका आपने खुद ही बता दिया, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। जैसे कि सर्वेइंग में यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, स्पेस नेविगेशन में यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल होता है, और डिस्टेंस एंड एंगल एंड हाइट वगैरह मेजर करने में यूज़ होता है, जियो फिजिक्स में यूज़ होता है, और फिजिक्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, कई बार जो है मतलब कि स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रल एनालिसिस वगैरह है, तो केमिस्ट्री में भी अप टू सम एक्सटेंट यूज होता है। तो यूज एनॉर्मस है। अब आते हैं कि ठीक है, अगर ये ब्रांच है और इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतने बड़े लोगों ने काम किया, तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इसको जानना चाहिए, और जानेंगे तो इसके आगे फ्यूचर में काम भी आएगा। तो इसका जो स्टडी स्टार्ट होगा, तो बात कहाँ हुई, ट्रायंगल से बात स्टार्ट हो रही है। तो ट्रायंगल में एक वर्ड है एंगल, तो पहले हमें एंगल ही समझना चाहिए, व्हाट इज एंगल एंड हाउ इट इज डिफाइंड, हाउ इट इज मेजर्ड, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मेजरमेंट, और उसके एप्लीकेशन क्या है। फिर हम एंगल से आगे जाएंगे, जो एंगल के फंक्शंस हैं उस पर। तो सबसे पहला पॉइंट पर आते हैं, एंगल। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, तो मैं सीधे आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। क्या बताया था मैंने, जब फाउंडेशन, जब स्टार्ट किया ये टॉप इस ईयर को, तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था एक्सियम्स, डेफिनेशंस, थियरम्स। तो वहां पर बोला था कि डेफिनेशन होती है एक अननोन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी मीनिंग को बताने के लिए जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं डेफिनेशन, है ना। तो एंगल की डेफिनेशन, अच्छा बेटा दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैं बाद में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एंगल क्या है, एंगल की डेफिनेशन है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। मतलब सबसे पहले एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मास है ना, जैसे कि वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, डिस्टेंस है। एग्जैक्टली उसी तरह से फिजिकल वर्ल्ड के वेरियस एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए जिन क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एंगल उन्हीं में से एक फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में एंगल भी आता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या है ये, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल सर क्वांटिटी वो जो, चैप्टर कराया नहीं अभी बेटा तो फिजिक्स। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको एंगल डिफाइन ही कर रहा हूं ना, कि अब मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये तो आप जानते हो ना। मास क्या यस मेजर यस करता सर। यस यस सर। है, मास एक सब्सटेंस का, मैटर को मेजर करता है, ठीक है। यस वॉल्यूम स्पेस को मेजर करता है, डिस्टेंस सेपरेशन दो पॉइंट के यस बीच सर। का, है ना। तो ऐसे ही एंगल क्या मेजर करता है, तो एंगल दो को इनिशियल, दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनके बीच के अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। मतलब एक ये रे है, रे वन, और एक ये दूसरी रे है, रे तो आप समझते हो, यस यस सर। सर। रे जो है यस एक सर। हाफ इनफिनाइट लेंथ की लाइन होती है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है बट टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। तो इस ओ पॉइंट से ओरिजिनेट करती हुई इन्फिनिटी तक ट्रेवल करती हुई दो लाइंस है, इनको हम रेज बोलते हैं। अब ये दोनों रेज के बीच का इंक्लिनेशन जो है, अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, की इस वाली रे को कितने अमाउंट से रोटेट किया जाए कि इसमें कोइंसाइड कर जाए, इसी को हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल फिजिकल क्वांटिटी है जो इस रोटेशन के अमाउंट को मेजर करती है, इसको मेजर करती है।
अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करती है, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये समझना चाहिए आपको कि अगर मैं ये रे की पोजीशन को चेंज कर दूं, यहां कर दूं, तो आप क्या बोलोगे कि ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा। और अगर ये रे की रोटेशन को अगर मैं पोजीशन को यहां कर दूं, तब क्या बोलोगे, लेस रोटेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल अल्फा बोल रहा हूं मैं और ये एंगल को बीटा बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा ना कि अल्फा इज लेस देन थीटा बट बीटा इज ग्रेटर देन थीटा। ये बात फील हो रही कि नहीं हो रही। यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि एंगल क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि ये, क्योंकि इसमें इसमें कम रोटेट करना पड़ा, यहां पर उससे थोड़ा ज्यादा रोटेट करना पड़ा, और थर्ड केस में आपको बहुत ज्यादा रोटेट करना पड़ा। तो एंगल का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। साथ के साथ नोट करते जाना, जहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट आएगी वहां मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए। जहां पर बहुत बेसिक बातें डिस्कस हो रही है वहां पर आप एक साथ सुनो और एक साथ नोट करते जाओ, ठीक है। ये एक रे है, इस रे को रोटेट किया एक दूसरी रे की तरफ, तो ये जो जितना रोटेट किया इसी को हम एंगल बोल रहे हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, तो एंगल की कुछ बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं एंगल से रिलेटेड। मेजरमेंट ऑफ एंगल मींस टू मेजर द अमाउंट ऑफ टर्निंग। अगर कोई बोले कि एंगल मेजर करो, मतलब आपको मेजर करना है कितना टर्न करना, टर्निंग कितना है, एक्सटेंट ऑफ टर्निंग। दूसरी बात, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों, वो अभी समझ में आएगा जब मैं उसका यूनिट्स डिफाइन करूंगा, क्योंकि एंगल दो डिस्टेंस का रेशियो के फॉर्म में डिफाइन किया गया, एंड दैट्स व्हाई इट हैज डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। यस, तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस मतलब उसका डायमेंशन 0 हो गया ना, एल। तीसरी बात कि एसआई यूनिट, एंगल को मेजर करने की 3 यूनिट्स, रेडियन। तो उसमें एसआई सिस्टम में रेडियन में मेजर करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में डिग्री में मेजर करते हैं, और फ्रेंच सिस्टम जो है उसमें हम उसको रेडियन। ग्रेड्स में मेजर करते हैं। तो ग्रेड्स, डिग्री एंड रेडियन, ये 3 यूनिट्स है मेजर करने के लिए। तो बेसिकली डिग्रीज में आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, 10वीं तक आपने जो भी एंगल का मेजरमेंट पढ़ा है वो डिग्री में पढ़ा हुआ है। तो डिग्री पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिग्री। डिग्री को डिफाइन करते समय आप समझो पहले डिग्री क्या है। वैसे आपको पता ही, क्योंकि जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब डिग्री के ही ग्रेडेड हैं डिग्री में। जैसे मान लिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर लेते हो, अब ये सारा आइडिया ब्रिटिशर्स ने किया। डिग्री डिग्री किसका कंट्रीब्यूशन है, ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन है। एंड फंडामेंटली जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही डिसऑनेस्ट रेस है। I don't mean to just hurt anybody's feeling, but ऑनेस्टी नहीं इनके अंदर में। इन्होंने बहुत सारा काम जो है ना, जो दूसरी रेसेस ने किया, जैसे इंडियन वर्क हुआ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट था, उसको इन्होंने चुरा लिया, उसको अपने नाम से पब्लिश कर दिया। ऐसे ही ग्रीक वर्क को भी, ऐसे ही आपका जो इधर इजिप्शियंस, चाइनीज, ये जो वेरियस रेसेस थी, उन रेसेस के वर्क को इन्होंने अडेप्ट कर लिया और उसको अपने नाम से पोर्ट्रे कर दिया कि हमने सब कुछ किया। कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। सोलर वॉचेस जो होती थी इजिप्ट में, उसको इन्होंने स्टडी किया और वहां पर एंगल को जिस तरह से डिफाइन किया गया था एग्जैक्टली सेम कॉपी कर दिया इन्होंने। क्या किया, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब इजिप्शियन मैथमेटिशियन क्या करते थे, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन मान लिया, और फिर उन्होंने इस पूरे दो ऑर्थोगोनल लाइंस से 4 पार्ट बन गए। इनको क्वाड्रेंट बोलते थे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, आई होप यू ऑल अवेयर, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, and here it is fourth quadrant na? These are the 4 quadrants. Each quadrant, ये चौथा है ना, ये तीसरा, ये पहला क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के अंदर जितना भी एंगल है ये, इसको वो लोग बोलते थे राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 90 डिग्री जो जिसको बाद में बोला गया, ये राइट एंगल है। परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या बोलते हैं, एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल।
अब ये राइट एंगल बोलते हैं, बट हिंदी में और संस्कृत में इसको समकोण बोलते हैं, समकोण। सम क्यों? अब राइट एंगल रॉन्ग एंगल का कोई बेटर सिग्निफिकेंस नहीं है, ब्रिटिशर्स इसको राइट एंगल बोलते हैं, बट उनसे बोलो कि इसका मतलब है कि रिमेनिंग एंगल क्या, ये वाला एंगल रॉन्ग एंगल है। बट समकोण का एक मतलब है, सम मतलब क्या, इवन, मतलब इक्वली डिवाइड किया आपने, टोटल सर्कुलर रोटेशन को जब आपने इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको हम समकोण बोलते हैं। और इफ यू टेक द वर्ड, इंग्लिश वर्ड राइट एज something for sum, then it is okay, it's a right angle. So it is a right angle. Then further, this one right angle is divided into 90 equal parts, 90 पार्ट इसके किए गए ऐसे, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, आप समझ सकते हो 90 पार्ट अगर करने तो ऐसे। और ये 90 इक्वल पार्ट्स जो टोटल इसका किया गया, उसमें से एक पार्ट मतलब 1/90th, इसको बोला 1 डिग्री। इसका मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज डिग्री? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90 ऑफ अ राइट एंगल। आई थिंक ये अपने प्रोटेक्टर पे आपको दिखता भी है, या 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, तो ये आपको पता है। और इसके बाद इस डिग्री के भी फर्दर सब डिविजन्स किए गए, तो अब हम वो सब डिवीजन को पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आपको पहले समझ में आना चाहिए कि 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, आपके हमारे फिजिकल मेजरमेंट के लिए 1 डिग्री इज अ वेरी स्मॉल एंगल, बट इन टेक्नोलॉजी 1 डिग्री इज अ ह्यूजली लार्ज एंगल, बहुत बड़ा एंगल है ये, ठीक है। तो उसके बहुत सब डिविजन्स भी हैं। हाँ, वी आर कमिंग टू दैट। मतलब ये बात समझ में आ गई कि ये 1 डिग्री हो गया अगर ऐसे 90 इक्वल पार्ट हुए हैं तो। अब जैसा मैंने बताया कि 3 मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट्स हैं। पहले ब्रिटिश यूनिट, तो आप एक क्या काम करेंगे, अपने नोट्स पे टेबुलर एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरह से, ऐसा 3 कॉलम बनेंगे ऐसे, 1, यहां पर लिख देंगे आप ब्रिटिश सिस्टम, यहां पर लिखेंगे फ्रेंच सिस्टम, और यहां पर लिखेंगे सर्कुलर सिस्टम। 3 कॉलम आएंगे, राइट। और फिर इसमें जो जो बातें मैं बताऊंगा उसको फटाफट कंपेयर करते हुए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कंपैरेटिव टेबल बनेगी ये। तो एक तो ये है, दूसरा पिछले, सर हाँ, 3rd नंबर पे कमिंग टू दैट, कमिंग टू दैट। क्या था? हाँ, अक्षत बेटा देख लो, तुम्हें यही देखना था। यस सर। तो इफ योर थिंग इज डन देन आई एम गोइंग टू दैट टेबल। यस सर, डन। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, तो फटाफट बेटा ये टेबल पे जाओ, और सबसे पहले पहले कॉलम में हम स्टार्ट करेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेडिंग होगी, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में 3 सिस्टम, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। अब इसमें क्या क्या, तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। देन ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, एक डिग्री में 60 इक्वल डिविजन्स किया, तो वो एक सब डिवीजन जो आया, एक डिग्री का 1/60th पार्ट जो आया, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। हम मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको बोला 1 मिनट, मतलब 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और मिनट का ये सिंबल है लेफ्ट स्लैश, सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट स्लैश। देन 1 मिनट जो कि बहुत छोटा एंगल है, उसका फिर से 60 इक्वल पार्ट किया, और एक पार्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट सब डिवीजन आया उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। मतलब 1 राइट एंगल इज 90 मिनट, 90 डिग्री, 1 डिग्री is 60 minute, and 1 minute is 60 second. So how many seconds are there in a degree? 1 degree has how many seconds? 1 degree is equal to how many seconds?
1 degree is 60 minute, 1 minute is 60 second, तो 1 degree is 60 into 60, 3600 seconds. तो 1 सेकंड जो एंगल है 1 डिग्री का 3600वां भाग है, 3600वां पार्ट है, 3600th पार्ट. सो यू कैन इमेजिन इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल. अच्छा, ये टाइम, जिस टाइम में ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्क और इसका स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा था, उसी टाइम में फ्रांस और इंग्लैंड दे वेर एंगेज्ड इनटू वॉर. मिडिवल यूरोप का टाइम था. तो फ्रेंच जो थे उन्होंने भी अपना एक पैरेलल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दिया, फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने, बिकॉज दे वेर एट वॉर. तो उन्होंने बोला कि हम आपके सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे. तो दे ट्राई टू बिल्ड अप अ बेटर सिस्टम देन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो उसको बोलते हैं हम सेंटेसिमल फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम. सेंट मतलब होता है, सेंट मतलब होता है 100, मतलब वो डेसिमल से बना था ना. इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम था वो 10 के मल्टीपल में नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया. तो सेंटेसिमल उसी सिस्टम को फॉलो किया, मतलब वो भी कॉपीड था इंडिया से, बट बेसिकली वो ज्यादा बेटर था, डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. किसने बोला? फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. And each part they called as grade. That means they said that one right angle is equal to 100 grades. तो ग्रेड बड़ा मेजरमेंट है कि डिग्री? विच इज लार्जर, ग्रेड इज लार्जर और डिग्री इज लार्जर? डिग्री. डिग्री इज लार्जर. डिग्री बड़ा मेजर है और ग्रेड छोटा मेजर है, क्योंकि उसका 1/100 टाइम है, वो 1/90 टाइम्स है. दैट्स ग्रेड. अच्छा, फिर उन्होंने एक डिग्री को, मतलब एक ग्रेड को फिर से 100 पार्ट किया. तो कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ज्यादा कन्वीनियंट है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिश सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम? सर ब्रिटिश सिस्टम. ब्रिटिश सिस्टम. अरे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंच सिस्टम. ऑब्वियसली 100 के मल्टीपल में है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना. यहाँ पर 3600, 90 इस तरह के होंगे, वहां पर 100, 100, 100. तो फ्रेंच सिस्टम ज्यादा कन्वीनियंट है. एनीवे, तो उन्होंने बोला ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स फर्दर, एंड ईच स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड एज मिनट. अब जैसे उन्होंने बोला कि इसको मिनट बोलेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने अपोज कर दिया कि मिनट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मिनट हमारा कॉपीराइट है. तो फ्रेंच सिस्टम में मिनट का जो सिंबल है वो चेंज कर दिया गया. ये फ्रेंच मिनट है, ये लेफ्ट स्लैश है, तो ये राइट स्लैश है. तो ये मत समझना कि मिनट सेम है. फ्रेंच सिस्टम में जो एंगल का मेजरमेंट का जो मिनट है वो 1/1 राइट एंगल का 10,000th पार्ट है, और ब्रिटिश सिस्टम में कौन सा पार्ट है वो? 5400. 1/5400th पार्ट है राइट एंगल का. मतलब दोनों अलग अलग मेजरमेंट्स हैं. फिर एक मिनट, मतलब एक ग्रेड में 100 मिनट है, और एक राइट एंगल में 100 ग्रेड है, और फिर एक मिनट के फिर से 100 पार्ट कर दिए गए, तो उसको बोलते हैं सेकंड. सेकंड का डबल स्लैश, यहां पर लेफ्ट में डबल स्लैश होगा, यहां पर राइट डबल स्लैश. तो राइट स्लैश होगा तो वो फ्रेंच वाला है, लेफ्ट स्लैश जो है वो ब्रिटिश वाला है. तो इन टर्म्स ऑफ calculation, in terms of ease and convenience, French system is much better proposed, but it is least used in the entire world, only because by the time this system was proposed, all mathematical text of trigonometry was done in British system, और उसको पूरा कन्वर्ट नहीं किया गया, तो लोगों ने वही फॉलो करना शुरू कर दिया. बट लेटर ऑन एक साइंटिफिक सिस्टम आया, और वो कैसे आया वो समझो, और उसी को आपको पढ़ना है, उसी को यूज करना है. अभी तक आपने ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो किया है. तो जो मैथमेटिशियंस थे वो फ्रांस और ब्रिटेन के झगड़े में पढ़ने के बजाय उन्होंने कुछ बातें ऑब्जर्व करी. वो ऑब्जर्वेशंस बड़े सिस्टमेटिक और सिंपल थे. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लें, सपोज करो, ठीक है,
एक सेकेंड। और फिर कॉन्सेंट्रिक मतलब सारे सर्कल का सेंटर सेम है, और उस सेंटर से अगर हम दो लाइंस ड्रॉ कर दें, दो रेज ड्रॉ कर दें, तो अब बिकॉज ये दोनों रेज फिक्स्ड रेज हैं तो इनके बीच का एंगल फिक्स्ड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। अगर ये R1 फिक्स है, R2 फिक्स है, तो इनके बीच का एंगल फिक्स हो गया। मान लो इनके बीच का एंगल कुछ है थीटा। अब मान लो ये जस्ट जो पहला सर्कल है इसका रेडियस है R1, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, है ना। जो फर्स्ट सर्कल है इसकी रेडियस है R1, जो सेकंड सर्कल है इसकी रेडियस है R2, थर्ड की रेडियस है R3, फोर्थ की रेडियस है R4। सपोज करो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A1 और ये वाला पॉइंट है B1, ये पॉइंट है A2 और ये पॉइंट है B2 एंड सो ऑन A3 B3। तो एक्सपेरिमेंटली इस बात को जब वेरीफाई किया गया तो ये आया, मिला, इट वाज फाउंड दैट ये जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ, और ये जो रेडियस है, मतलब ये इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट AB अपॉन R1 is same as A1 B1 upon R2 is same as A2 B2 upon R3 is same as A3 B3 upon R4। मतलब अगर ये R किसी भी सर्कल के सेंटर से दो रेज अगर ओरिजिनेट हो रही हैं तो उससे जो आर्क लेंथ क्रिएट हो रही है, आर्क लेंथ ऑफ द आर्क कट बाय द रेज is to radius is constant। तो arc length upon radius is constant। फिर ये देखा गया भाई कि कांस्टेंट है क्या, क्या नहीं बदल रहा है। तो ये सर्कल चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, आर्क की लेंथ चेंज हो रही है, बट ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये मान लिया कि हो ना हो ये एंगल का मेजरमेंट है आर्क अपॉन रेडियस। क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस नहीं चेंज हो रहा है, एंगल भी नहीं चेंज हो रहा है, तो एंगल ही आर्क अपॉन रेडियस है। तो वहां से डिफाइन किया गया एंगल थीटा इन रेडियन। रेडियन क्यों, क्योंकि वो रेडियस रेडियल से बना है ना। तो एंगल थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सर्कुलर या साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में ये बात आई, तो इसको डिफाइन किया गया। तो आप सबसे पहले लिख देंगे थर्ड सिस्टम में आ रहा है, इसीलिए इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्या था थर्ड सिस्टम, समझ में आ गया। circular system, if you take the ratio of the length of arc of any circle to its radius, it always bears a constant ratio. This arc upon this radius, this arc upon this radius, this arc upon this radius। तो आर्क लेंथ S1 है, रेडियस R1 है, आर्क लेंथ S2 है, रेडियस R2 है, S3 का रेडियस R3 है। तो ये मिला कि S1 by R1 is equal to S2 by R2 is equal to S3 by R3 and so on। It is constant and this constant is called angle theta। तो यहां से आया कि आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, R इंटू थीटा। अब बिकॉज थीटा S अपॉन R है तो लेंथ बाय लेंथ है, इसीलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इज दैट क्लियर। जब ये समझ में आ गया तो यहीं से एक बात और समझ में, यहां से क्या समझ में आया, देखो समझ में आया कि भाई अगर पूरा सर्कल लिया जाए तो पूरा सर्कुलर रोटेशन कितना डिग्री है, कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन कितना डिग्री है। डिग्री वाले मेजरमेंट से 4 क्वाड्रेंट है, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, तो कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन इज 360 डिग्री। वेरी गुड, 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। बट यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हाफ सर्कुलर रोटेशन है, ओनली दिस मच, ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब टू राइट एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। अब अगर ये 180 डिग्री है, दो राइट एंगल, बट 180 डिग्री को, अच्छा एक राइट एंगल कितना होगा ये भी बात कर लो। चलो एक राइट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है। तो अगर एक राइट एंगल को एक सर्कुलर आर्क वाले कॉन्सेप्ट से जाएं
तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन में क्या होगा, ये रेडियन में एंगल अगर थीटा रेडियन है मान लो, तो थीटा रेडियन क्या हुआ, आर्क क्या है, आर्क लेंथ कितनी हुई, टोटल सर्कल सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का 1/4, तो पाई आर बाई 2, बोलो। अरे यस सर। ये लेंथ पाई आर बाई 2 ही तो ही है वाली। और रेडियस क्या है, आर। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ, यहां से कंक्लूड हो गया कि पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया कि नहीं आया? यस सर। अब रेडियन, ये जो लिखा मैंने ना, ये डेफिनेशन थीटा इन रेडियन की है, और रेडियन का सिंबल होता है आर्क, जैसे आर्क होती है ना, ऐसे ऐसे कर्व, ऐसे रेडियन का सिंबल है थीटा रेडियन, मतलब ऐसे ऐसे सी जैसा होगा। तो पाई बाय 2 रेडियन का सिंबल है। यूजुअली ये हम लिखते नहीं, डिग्री को हम लिखते हैं, ग्रेड का सिंबल लिखते हैं, लेकिन रेडियन का सिंबल नहीं लिखते बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या मानना चाहिए कि वो रेडियन में बात हो रही है। जैसे अगर लिख रहा हूं मैं एंगल साइन ऑफ 1, तो जब तक लिखा नहीं है तो ये 1 रेडियन है, और रेडियन मतलब ऐसे। तो कभी कभी ऐसे लिख भी दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है, आप मान लेंगे भाई। तो बात यहां तक समझ में आ गई, तो कन्वर्जन भी यहीं से समझ में आ गया। तो इसके बाद लिखेंगे थीटा रेडियन इज एस अपन आर, से आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या सर होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक बार पेज बैक करना 1 मिनट के लिए। हम्म, डन सर। ठीक है। अब देखो, पहले हमने बताया कि सर्कुलर सिस्टम कैसे डिफाइंड हुआ, फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 1 रेडियन एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। सर्कुलर सिस्टम डिफाइन करते समय आपने बोला कि जो सर्कल के सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल होता है, अगर ये थीटा रेडियन है तो, और रेडियस मान लो आर है, और ये आर्क की जो लेंथ है ये सपोज करो एस है या एल है, जो भी आप मान लो, आपकी मर्जी है। तो थीटा रेडियन जो है वो एस अपन आर है। फिर आपसे पूछा गया भाई 1 रेडियन, देयरफॉर 1 रेडियन क्या होगा? तो 1 रेडियन होगा जब एस इक्वल टू आर हो जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर सर्कल की रेडियस के बराबर लेंथ की आर्क ली जाए तो आर अपॉन आर 1 हो जाएगा। तो बोला गया कि 1 रेडियन वो एंगल है जो एक आर्क जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल है, एक आर्क जिसकी लेंथ आर है और सर्कल भी आर है, तो आर लेंथ की आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है उसी एंगल को हम 1 रेडियन बोलते हैं। पहली बात तो लिख दिया, 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय, फटाफट लिखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length equal to radius of circle at its center। ये तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हुई कि 1 रेडियन कौन सा एंगल है ना। अब इसको डिग्री में कैसे इक्विवेलेंट इसका पता करेंगे, कितनी डिग्री होगा ये, है ना। तो आप बोलेंगे सिंस पाई रेडियन, हमने कितना बोला था, पाई बाय 2 रेडियन कितना था जी, पाई बाय 2 रेडियन जो था वो 90 डिग्री था, पाई रेडियन क्या 180 डिग्री है।
तो 1 रेडियन क्या हुआ? 1 रेडियन यूनिटरी मेथड, 3 रुपए में इतने बनानास, तो 1 रुपए में कितने बनानास? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्रीज। अब यहां पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.14, अप्रोक्सीमेटली, तो आ जाएगा 180 बाई 3.14 अप्रोक्सीमेटली डिग्रीज। तो ये आपको 57 पॉइंट सम डिग्री सम मिनट ऐसा आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 57 डिग्री फॉर योर रफ एस्टिमेट। तो 1 डिग्री 1 रेडियन जो है 60 डिग्री से थोड़ा कम है, 3 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री लेस है, ठीक है। तो ये 1 रेडियन है। इसका मतलब जो 3 रेडियन है वो 180 के आसपास जाएगा। 6 रेडियन से थोड़ा ज्यादा जाएंगे तब जाके आपको 360 डिग्री एंगल कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन होगा अप्रॉक्सीमेट टर्म्स में। और वैसे बोलो तो 2 पाई रेडियन इज 360, तो पाई रेडियन इज 180, 2 पाई रेडियन इज 360, पाई बाई 4 रेडियन इज 45 डिग्री। वेल डन, ये सब याद रहना चाहिए अब आपको। पाई बाई 3 रेडियन इज 180 का 1/3 60 डिग्री, पाई बाई 6 रेडियन इज 30 डिग्री। हाँ, सो ये बात सबको समझ में आ गई, रेडियन समझ में आ गया, कन्वर्जन भी लगभग समझ में आ गया। तो हियर वी गो अहेड। मैं स्लाइड को चेंज कर दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो in a circle if you draw an arc length of L and it subtend an angle theta at the center, then theta is L upon R, वही बात बताई गई। Now if the length of arc is equal to radius of the circle, then the angle subtended at center is 1 radian। फिर 1 रेडियन की डेफिनेशन आपने दे दी, R by R1। इंटर कन्वर्जन में जो फाइनल कंक्लूजन ये पूरे डिस्कशन का आया वो ये था कि 1 रेडियन इज इक्वल 180 बाई पाई विच इज अप्रॉक्सीमेटली 57.2 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। इसका मतलब है जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, अब समझो यहां पर अगर मैं बोलूं कि थीटा डिग्री हाउ मेनी रेडियंस, तो क्या बोलेंगे? या थीटा में मत लिखो, एक्स डिग्री लिखो। एक्स डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन, तो एक्स डिग्री इज पाई एक्स अपॉन 180 रेडियंस। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और अगर मैं बोलूं कि थीटा रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज, तो आप बोलोगे 1 रेडियन इज 180 पाई 180 बाई पाई, तो थीटा रेडियन इज 180 बाई पाई इंटू थीटा डिग्रीज। यस, तो जब आपको रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है तो ये फॉलो करो, जब आपको डिग्री से रेडियन करना है तो ये फार्मूला बनेगा। बट मुझे ये भी नहीं बोलता कि ये फार्मूला क्रैम करो, आपको बेसिक ये वाला चीज याद है तो सब कुछ कर जाएंगे, आपको कुछ क्रैम वैम करने का जरूरत नहीं है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पाई के लिए यूज टू होना पड़ेगा, पहला स्टेप तो यही है ट्रिगोनोमेट्री का। दूसरी बात, 1 डिग्री 10/9 ग्रेड्स है और 1 ग्रेड 9/10 डिग्री है। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको यही कन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा, रेडियन का डिग्री में, डिग्री का रेडियन में, ग्रेड का डिग्री में, डिग्री का ग्रेड में, तो अपने आप तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है, यहां तक सारी बात समझ में आ गई है, तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो बेटा, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। Yes, sir. कर लिया।
अच्छी बात है, ग्रेट। तो रिप्लाई कर देना अपना स्टेटस। अब इसके आगे पहले तो कुछ एक दो क्वेश्चंस देते हैं, आप फटाफट पहले सॉल्व करो, उसके बाद में फिर कुछ छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ, if arc of same length in two circles फिर आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ on two circles subtend angle 30° and 75° at center, then find पहला ratio of their radii, ratio of their area। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो सर्कल है और सेम लेंथ ऑफ आर्क दोनों सर्कल पे ली गई। पहले सर्कल पर उस सेम लेंथ ऑफ आर्क 30° एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है, और वही लेंथ ऑफ आर्क दूसरे सर्कल पर अगर लिया गया तो 75° एंगल सबटेंड कर रही है। तो दोनों सर्कल की रेडियाई का रेशियो क्या होगा और दोनों की एरिया का रेशियो क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ये जज करना कि भाई दो सर्कल अगर है तो कौन सा सर्कल बड़ा होगा और कौन सा सर्कल, एक सर्कल डेफिनेटली छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रेडियस दोनों की सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रेडियस सेम होती तो आर्क सेम है, रेडियस सेम है, तो एंगल सेम होता। विच सर्कल इज लार्जर एंड विच सर्कल विल बी स्मॉलर एंड व्हाई? पहला क्वेश्चन। जो सर्कल बड़ा होगा उस पर आर्क लेंथ अगर हम कोई लेते हैं तो कम एंगल सबटेंड होगा, और छोटे वाले सर्कल पर बड़ा एंगल सबटेंड होगा सेम आर्क लेंथ से। तो जहां पर एंगल लार्जर है वहां पर डेफिनेटली सर्कल छोटा होगा, रेडियस छोटी होगी, और जहां पर एंगल स्मॉलर है वहां पर डेफिनेटली रेडियस बड़ी होगी। तो ये एंगल है 30° और ये एंगल है 75°। ये है S, तो ये भी है S। ये है R1, ये है R2, या इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। हाँ जी, अब बताओ। वेल डन, गुड। क्या किया जरा बताओ, मुझे समझाओ। यहां पर देखो तो S क्या होता है? S इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना। S इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है इफ थीटा इज इन रेडियन। इफ थीटा बी इन रेडियन, तो यहां पर हो गया कि R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 होना चाहिए, क्योंकि S तो सेम है ना दोनों में, यहां भी S वही है, यहां भी S वही है। ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, बट दोनों को अगर रेडियन में रखें तो R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। अच्छा जी, रेडियन में रखें तो R1 इंटू थीटा 1 को क्या लिखेंगे रेडियन में? π/6। R2 थीटा 2 को क्या लिखेंगे? 75° को क्या लिखेंगे?
तो 75 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लिखना है तो 5 पाई बाई 12 लिखेंगे, या ऐसा बोलो कि 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री, 30 डिग्री, आई एम सॉरी, 45 डिग्री इज पाई बाई 4 एंड दिस इज पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 12। अब इसके बाद देख लो तो आपका क्लियर हो गया कि हमें R1 बाई R2 चाहिए, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 बाई 2। एक तो पहला आंसर आ गया हमारा, ए पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, एरिया का रेशियो। इसका एरिया अगर A1 है और इसका एरिया अगर A2 है, तो क्या है, A1 बाई A2 क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, इट इज R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 25 बाई 4। इज दैट क्लियर? सभी का आंसर यही था, बहुत सारे बच्चे अपने आप कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियंस। रेडियंस ऑब्लिक डिग्रीज, वो डिपेंड करता है कि मैं किस फॉर्म में दे रहा हूं। ठीक है, ए पार्ट मैंने बोला 375 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 540 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कितने रेडियन आएगा ये बताना आपको, फटाफट जल्दी से। हाँ जी, तो आप इसको कैसे करेंगे जरा बताइए। तो आप सीधे सीधे आप क्या बोलेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, देयरफॉर 365 डिग्री या 375 डिग्री, 375 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू 375 रेडियंस। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो नहीं, आप पाई के टर्म में ही आंसर देने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। तो आप देखो 5 कॉमन फैक्टर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, पाई 5 से यहां किया तो क्या है, 5 7 जा 73, 75, 75 पाई बाई 36, और अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 कॉमन फैक्टर है, तो 25 पाई बाई 12 रेडियंस, बस दैट्स इट। आपको पाई को फर्दर नहीं चेंज करना, पाई के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, ऐसे दूसरा पार्ट 540 है रेडियन, है ना, तो क्या हो जाएगा 540 इंटू पाई बाई 180, इट इज इक्वल टू 3 पाई रेडियन। तीसरा, पाई बाई 14 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो अब हम बोलेंगे क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन या 1 रेडियन में क्या सीधे सीधे लिख दो, पाई बाई 14 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई 14 डिग्रीज,
दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 90/7 डिग्री। तो कितना डिग्री हुआ? होल कितना हुआ? 12, है ना? तो 12 डिग्री, ये तो क्लियर हो गया, 12 डिग्री प्लस। अब जो प्लस आएगा ना उसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट में नहीं लिखेंगे। 12 डिग्री प्लस कितना डिग्री हुआ? अरे हाँ, काम करने दे। 12 डिग्री प्लस 6/7 डिग्री, यही है ना? अब जो ये 6/7 डिग्री है बेटा, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 6 डिग्री में कितना मिनट होगा? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60। हेलो, तो इसको ऐसे लिख दो आप, 6 इंटू यस सर। 60 मतलब 360/7 करो। और मिनट कितना आएगा ये बताओ। तो ऐसा आएगा 12 डिग्री कितना आएगा? 7 5 35, 151 मिनट आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes. अब ये 3/7 मिनट बच गया। 3/7 जब मिनट का फ्रैक्शन आ गया तो उसको फिर से सेकंड में ले जाओ। 3 मिनट इंटू 60 सेकेंड बाई 7। अब इसको लिखोगे तो क्या आएगा बोलो? 180/7। 180/7 इसको अब सेकंड में कितना सेकंड आएगा? लगभग 7 2 जा 14, 4, अब अराउंड 6 सेकंड मान लो। तो कुछ ऐसा है ये। 12 मिनट 51, 12 डिग्री 51 मिनट 26 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। हाँ 25/7 था तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके 26 लिख दिया। ठीक है, तो ये है कि आप कैसे मिनट में कर, मतलब रेडियन से डिग्री में जाओगे तो डिग्री मिनट सेकंड में आंसर करना पड़ेगा आपको, है ना? लेकिन जब आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो वहां पर रेडियन का सब डिवीजन में कोई यूनिट नहीं है, वो सीधे पॉइंट्स में डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा। तो रेडियन मेजर जो है वो रियल नंबर जैसा है, बट जो डिग्री एंड ग्रेड मेजर है उसमें सेकंड और मिनट सब डिवीजन है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो अच्छी बात है, ये पहला पार्ट समझ में आ गया, राइट? इसके बाद में आते हैं फर्दर, अगले स्टेप पर चलते हैं। अब आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन एंड रेडियस आर। मतलब एक सर्कुलर सेक्टर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जिसका सेंट्रल एंगल पता है और रेडियस पता है। अब समझो कुछ इस तरह से कि मान लो ये ऐसा सर्कुलर सेक्टर है, ऐसे ये सर्कल है। अब आप सर्कल के बारे में ये कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि अगर इस सर्कल के आर्क पर 2 पॉइंट लेते हैं, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर 2 पॉइंट लेते हैं तो, और इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से सुनते जाओ, जो जो बातें मैं बोलूंगा इससे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस होंगे। मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो दिस ए बी इज कॉल्ड एज कॉर्ड। होपफुली यू ऑल नो, इसमें कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। तो दिस ए बी इज नोन एज कॉर्ड ऑफ सर्कल ना, कॉर्ड। और यही कॉर्ड जब लॉन्गेस्ट होती है तो इसको डायमीटर बोल देते हैं। जब सेंटर से पास करती थी इसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, राइट? अब ये कॉर्ड जो है पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सॉरी, तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। और एक ये वाला सेगमेंट भी है, ये वाला। तो ये जो सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड लार्जर सेगमेंट। ध्यान से लिखते जाओ, ये टर्मिनोलॉजीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस में ये सब मेंशन होगा। लार्जर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, वेल डन।
मेजर और लार्जर सेगमेंट, और ये वाला जो तुम्हारा है वो माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट या स्मॉलर सेगमेंट। और ये जो मेजर सेगमेंट जो दिया आपने, इस मेजर सेगमेंट का जो ये आर्क है इसको मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेजर आर्क। बहुत प्यार से टर्म्स को समझो, बहुत आराम से मैं बता रहा हूं, ये इतना आसान टॉपिक होने वाला है ना कि अगर आपको कभी भी इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था तो वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता था ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट क्रैमिंग, तो आई विल मेक श्योर कि वो भी मोर लेस खत्म हो जाए। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या? मेजर आर्क। और इधर जो ब्लू कलर से दिख रही है ये क्या है? ये माइनर आर्क है, छोटी आर्क है। तो whenever you draw a chord of a circle, that chord divide the entire circumference into two arcs, minor and major, unless AB is a diameter. अगर AB डायमीटर होगा तो फिर दोनों डायमेट्रिक आर्क होगी, तो उसमें कोई ना तो मेजर होगी ना तो कोई माइनर होगी, इक्वल लेंथ की आर्क हो जाएंगी। सेगमेंट समझ में आ गया, आर्क समझ में आ गई, कॉर्ड समझ में आ गई। इसी कॉर्ड को सीकेंट भी बोलते हैं। अब मान लो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। सेंटर ऑलवेज लाइज इन द मेजर सेगमेंट। यहां लिख दो, सेंटर ऑफ सर्कल, ऑब्वियस सी बात है, लाइज इन मेजर सेगमेंट। क्यों? इसके लिए आप प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इन द सर्कमफरेंस। तो माइनर सेगमेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर सेगमेंट जो है हमेशा डायमीटर को से छोटी होगी ना। माइनर सेगमेंट कब होगा? जब ये कॉर्ड डायमीटर नहीं होगी, और डायमीटर नहीं होगी तो मेजर में सेंटर होगा, माइनर में सेंटर नहीं होगा। अब अगर सेंटर O है और O से A और B को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये रेडियस है सर्कल का, और ये भी रेडियस है। रेडियस और ये टेंजेंट होती है बेटा। ऐसे टेंजेंट क्या होती है? जो B पॉइंट से सर्कल को टच करती हुई लाइन है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये सब बातें सब आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, बस रिकॉल कर रहा हूं कि अगर बाई चांस कुछ मिस हो रहा है तो वापस आ जाए। अच्छा जी, whenever you join center with the 2 point A and B, तो ये जो रीजन आया इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये सॉरी, सेक्टर ऑफ सर्कल। दिस इज सर्कुलर सेक्टर, और इसी सर्कुलर सेक्टर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ सर्कुलर सेक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो सर्कुलर सेक्टर जब भी आपको डिफाइन करना होगा तो आपको सर्कल की रेडियस और उसका एंगल, इस थीटा को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। दिस थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। रेडियस इसकी आर है मान लो, तो सर्कुलर सेक्टर का रेडियस आर है और सेंट्रल एंगल थीटा है। सेंट्रल एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल जो है ना, ये सेंट्रल एंगल है। तो अगर थीटा चेंज करोगे तो ये सेक्टर चेंज होगा। अब मैं आपसे क्या क्या पूछने जा रहा हूं, तो आप सबसे पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर? एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस जो शेडेड सेक्टर है, ये सर्कुलर सेक्टर का पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है? जब मैं बोलूंगा पेरीमीटर क्या है तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? पेरीमीटर मतलब व्हाट? पेरीमीटर मतलब ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ये आर्क है, आर्क। ये तीनों का सम, दिस इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी आर्क, नॉट कॉर्ड, ए बी आर्क। ओ ए इज आर and OB is also R, and this is R theta.
थीटा इन रेडियन, सेंट्रल एंगल इज थीटा इन रेडियंस, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट है। हाँ जी, तो r+r+r थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ अगर s है तो s/r इज थीटा, तो s इज इक्वल टू r थीटा, तो इट इज इक्वल टू r कॉमन ले लो तो क्या आ गया 2 + थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हुआ बेटा, ये पेरीमीटर P का फार्मूला हो गया, P इज इक्वल टू r टाइम्स 2 + थीटा। P is for perimeter of the sector. Theta is in radian. हाँ, एरिया क्या होगी, एरिया, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि सेंटर के अबाउट सर्कुलर, सर्कल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, इसलिए सिमेट्री का ध्यान रखते हुए कि जितना एंगल, सेंट्रल एंगल बड़ा होगा, एरिया उसी के प्रोपोर्शनट होगी, तो ऐसे बोलेंगे सिंस circle is symmetric about क्या, center, therefore the area of sector is directly proportional to central angle. Yes, sir. किसी एक सर्कल में एरिया इज प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल एंड देयरफॉर 2 पाई रेडियन is the central angle. If 2 pi radian is the central angle, then area is complete circle, pi r square, isn't it? अगर सेंट्रल एंगल पूरा एक सर्कुलर रोटेशन दो तो पाई आर स्क्वायर एरिया स्वीप हो रही है, तो अगर हम पाई रेडियन करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ सेमी सर्कल की एरिया। और अगर हम 1 रेडियन करते हैं तो एरिया क्या होगी, 1 रेडियन सेंट्रल एंगल होगा तो एरिया क्या होगी, तो आर स्क्वायर बाई 2, एंड देयरफॉर थीटा रेडियन का अगर सेंट्रल एंगल होगा तो एरिया क्या होगी, तो एरिया हैज टू बी हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो एरिया का फार्मूला आ गया, एरिया ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। यहां पर थीटा क्या है बेटा, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज सेंट्रल एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्टर समझ में आ गया, सेक्टर की एरिया, सेक्टर की पेरीमीटर समझ में आ गई। अब और भी Yes, बहुत sir. बता, जैसे आप यहां पर मेरे को एक बात बता सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेगमेंट की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, कैन यू टेल मी? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा बता दो, चलो ये बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, इस डायग्राम पर ओएबी ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वेल डन। कैसे निकाला ये बताओ, कैसे कैलकुलेट किया, समझा दो सबको, बिकॉज अगर इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो बताओ कैसे, तुमने कैसे कैलकुलेट किया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया? सर 10th में फॉर्मूला पढ़ा था। तो फार्मूला याद करने में उस्ताद हो एकदम है। तो तेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि यार ये फार्मूला आया कैसे, सोचा नहीं, गौर नहीं किया उस पर? एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो फिर आ ही जाएगा। ये आर है, देखो ध्यान से, ये आर है, अगर ये टोटल एंगल थीटा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आधा एंगल कितना हुआ, हाफ थीटा हुआ ना,
θ/2 θ/2। yes हाँ ठीक है। मान लो O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये परपेंडिकुलर M पे मीट कर रहा है, यहां पर ये M है, तो कैन यू फाइंड आउट AM? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। अगर ये θ/2 है और ये R है, तो R, ये R cos θ/2 और ये R sin θ/2 हो जाएगा, isn't it? यस सर। यस सर। AM हो जाएगा R Yes, sin θ/2 और जो OM है, OM, ये OM हो जाएगा R cos θ/2। तो बेटा एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना किसी भी ट्रायंगल का एरिया। हाफ को रहने दो, बेस क्या है, बेस हो गया इस लेंथ का डबल, इस लेंथ का डबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड OM, AM और BM इक्वल लेंथ की है, AM का डबल कर दो 2R sin θ/2, 2R sin θ/2, और ये हाइट क्या हो गई, हाइट ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, R cos θ/2। तो आगे आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करते समय बताया था, अभी सिर्फ याद कर लो कि ये हो गया तुम्हारा 2R² बाहर ले लो, तो ये आ गया तुम्हारा R²/2, R यहाँ से हटा दो और यहाँ R² बाहर निकाल लो, मैंने यहाँ से R और ये वाला R, दोनों R को बाहर निकाल दिया। और इसके बाद जो है वो आप देख रहे हो क्या है, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 है कि नहीं, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये फार्मूला आगे आप पढ़ेंगे, 2 टाइम्स sin θ/2 इंटू कोसाइन θ/2 होता है sin θ। ठीक है, तो ये बाद में आएगा, अभी जस्ट याद रख लो, इसी टॉपिक में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आ गया, ये वाला प्रूव हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये मतलब याद रखने के लिए अब क्या है, देखो ये प्रूफ अलग बात है, याद रखने के लिए क्या है, किसी भी ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल की एरिया होती है इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, मान लो ये ए है, मान लो ये ABC ट्राइंगल है, तो C के सामने की साइड है C और B के सामने वाली B है, तो आप ऐसे लिखना हाफ BC साइन A, ये याद कर लो, अगर याद करना है तो ऐसे याद करो, है ना, कि एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल का साइन का हाफ BC साइन A, या इसी को हाफ, ये A है, हाफ AC साइन B, या इसी को हाफ AB साइन C भी बोल सकते हो। तो एरिया लिखने का ये तरीका है, तो R इंटू बीच के एंगल का साइन थीटा इंटू हाफ, तो ये याद हो गया, हाफ R² साइन थीटा। अच्छा, जब ट्रायंगल की एरिया आ गई तो सेगमेंट की एरिया आ गई कि नहीं आ गई, ट्रायंगल की एरिया आ गई तो सेगमेंट की एरिया भी आ गई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, तो आप उसको फाइनली वो पॉइंट भी लिख दो, तो वो वाला पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, सर्कुलर सेक्टर को बोलेंगे OAB, AB आर्क है और यहाँ AB स्ट्रेट लाइन है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू, सेक्टर की एरिया हमारी आई थी हाफ R² थीटा माइनस ये आई थी हाफ R² साइन थीटा, तो एक्चुअली आ गया तुम्हारा R²/2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और यहीं से ये एरिया ऑफ सेक्टर आया बेटा, सर्कुलर सेक्टर, यहीं से ये भी समझ में आ गया कि इफ थीटा इज वेरी क्लोज टू 0 then area will approach to 0, that means sin theta will approach to theta, तो theta is very close to, मतलब sin theta by theta become 1। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है, if theta is very small, तो साइन थीटा और थीटा इक्वल है, ये डिडक्शन भी यहां से हो जाता है। बट एनीवे ये सब बात, ये तो तमाम तरह से डिड्यूस होगा ये,
तो ये बेसिक कुछ बातें जो आज मैं डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल और मेजरमेंट, इंटर कन्वर्जन वगैरह। तो इसको मैं हटाऊं ये सारे डिस्कशन को? यस Yes, सर। sir. तो सर्कुलर सेक्टर, पेरीमीटर वगैरह, एरिया वगैरह सारा कुछ आपने लिख दिया, तो ये सब हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, चलो फटाफट जल्दी से। हाँ जी, थोड़ा फास्ट, 5 मिनट हमारे पास में है। देव बेटा जस्ट होल्ड करो, क्लास के एंड में आप नोट कर लेना, ठीक है? तब तो थोड़े क्वेश्चन कर लो, मैं उसको शो कर दूंगा, डोंट वरी। फाइंड रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्विक, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। रेडियन मेजरमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का 1 का पहला पार्ट, 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू पाई बाई 180। फोर पाई बाई 3 रेडियंस। बी पार्ट, 56 डिग्री हाँ बेटा, क्या किया, क्या लिखा तुमने लिशा? 2 से डिवाइड किया, ओके। 4 से भी तो डिविजिबल है ये। 14 पाई बाई 45 रेडियंस। वेरी करेक्ट। ए पार्ट क्लियर है, बी पार्ट क्लियर है। सी पार्ट, 125 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? मतलब 125 एंड हाफ डिग्री हो गया, 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, 125 डिग्री यस एंड सर। हाफ डिग्री। तो ये आ गया तुम्हारा 125 इंटू पाई बाई 180 प्लस पाई बाई 360। टोटल कितना होगा? 360 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 251 पाई बाय 360। तो ये तो हुआ कि हाउ डू यू मेजर कन्वर्ट। कन्वर्जन पर आपको बिल्कुल कमांड होनी चाहिए। ऐसे ये बी वाला पार्ट, सेकंड का भी सारा पार्ट हो जाएगा। 5 पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया जी? वेरी करेक्ट, 5 पाई बाई 3 मतलब है 5 इंटू पाई बाई 3 60 डिग्री, so it is equal to 300 degree, and this will be equal to 5 by 24 into pi radian is 180 degree, so it is equal to तो 75 by 2 डिग्रीज। इसका मतलब कितना हुआ जी? 75 by 2 डिग्री कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड होगा? नहीं वो तो 75, फिर वही जो मैंने बताया, इसका मतलब आपने समझा नहीं बात को जो मैं बता रहा था। 75 डिग्री है तो इसको पहले तो डिग्री, होल नंबर में डिग्री कितनी है, डिग्री मेजर्स काउंट कर लो, तो 37 डिग्री आ गया, प्लस 1 डिग्री बाई 2 हाफ डिग्री, 37 डिग्री प्लस हाफ डिग्री ना,
हाफ डिग्री जो है वो कितना मिनट हुआ? 30 मिनट हो गया। 30 मिनट्स है। यस, तो ऐसे लिखेंगे आप 37 डिग्री 30 मिनट्स। वेल डन, गुड। तो एक तो ये है कि कन्वर्जन में एकदम फ्रीक्वेंट होना चाहिए आपको। ओके, स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए भी। और ये दो क्वेश्चन का आंसर कर दो, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 20 minutes? एक वॉच है जिसके मिनट हैंड की बात हो रही है। मिनट हैंड का रेट ऑफ रोटेशन क्या है ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। उसका एंगुलर रोटेशन का रेट क्या है मिनट हैंड का। मिनट हैंड एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन के लिए कितना टाइम लेता है? तो रेट ऑफ रोटेशन ये भी आगे काम आएगा इसलिए लिख लेते हैं, है ना। रेट ऑफ रोटेशन क्लॉक में, है ना। मिनट हैंड का, आवर हैंड का रेट ऑफ रोटेशन जरा बताओ बेटा। मिनट हैंड का बताओ और सेकेंड हैंड का बताओ। कैन यू टेल मी? आवर हैंड एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन कितने टाइम में करता है? आवर हैंड घड़ी में 12 आवर्स में, 12 आवर्स। तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री इन 12 आवर मतलब 30 डिग्री पर आवर। थर्टी डिग्री पर आवर। अच्छा, होना भी चाहिए। आप जरा कभी आपने ध्यान नहीं दिया क्या? एक घंटे में यहां बार ये 12 पे होता है आवर हैंड, फिर इसके बाद में 1 पे होता है, फिर 2 पे होता है, फिर 3 पे होता है ना। तो एक घंटे में यहां आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। तो एक एक घंटे में 30-30 डिग्री रोटेट करता है। तो 30 डिग्री पर आवर है आवर हैंड का रेट ऑफ रोटेशन। मिनट हैंड का क्या होगा? तो मिनट हैंड एक घंटे में पूरा सर्कल मूव करता है। एक घंटे में 360 डिग्री पर मिनट। हाँ, 360 डिग्री पर 60 मिनट। हाँ बिल्कुल सही बात है, 360 डिग्री पर आवर, 60 मिनट। तो 6 डिग्री पर मिनट। अब सेकेंड हैंड का बता दो। सेकेंड हैंड का ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सॉल्व हुआ कि नहीं? कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन के लिए? सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या इंफॉर्मेशन मिली आपको? 20 मिनट। तो एंगल क्या हुआ? सेंट्रल एंगल क्या हुआ? सेंट्रल एंगल, हाँ जी। तो 20 इंटू 6 डिग्री, 120 डिग्री। बट हमें रेडियन में चाहिए। तो 120 डिग्री का मतलब है π/3 का डबल, 2π/3 रेडियन। और लेंथ, तो बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बोल रहे हैं क्या कि मिनट हैंड जो है उसका लेंथ दिया हुआ है, और कितना रोटेशन हो रहा है ये दिया हुआ है।
तो कितना डिस्टेंस मूव किया, तो इन्होंने बोला कि अगर 120 डिग्री रोटेट किया तो कितना डिस्टेंस उसका टिप मूव करेगा। तो ये एस पूछ रहे हैं कि कितना टिप मेजरमेंट मूव करेगा ऐसा, और ये दिया हुआ 1.5, ये भी दिया हुआ 1.5, ये एंगल दिया हुआ 2π/3, तो आप बोलेंगे 2π/3 इज इक्वल टू S upon R, therefore S is equal to R मतलब 1.5 into 2π/3, it is equal to पाई सेंटीमीटर, और अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली आंसर होगा पाई सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 सेंटीमीटर, बिकॉज पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 3.14 है। अच्छा, सेकंड हैंड का बताया नहीं, सेकंड हैंड का रेट ऑफ रोटेशन क्या है? तो सेकंड हैंड क्या होता है, 60 सेकंड में पूरा मूव कर जाता है, 0, हाँ 6 डिग्री पर सेकंड। हाँ, तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ इस पर कुछ अच्छे सवाल भी बनेंगे। तो ये अगर आपको रोटेशंस पता है तो क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फटाफट कर जाएंगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूं मैं बेटा, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और आपको मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसको आप करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगाइए, और एनसीईआरटी के 2.3 थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर जाएंगे। बाय द टाइम आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो इवनिंग सेम टाइम। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thanks. यू वेलकम बेटा, टेक केयर। Okay.